सो हेलो माय डियर जेईटार्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे पीरियोडिक टेबल। तो आज के लेक्चर में हम इस तरह प्रोसीड कर रहे होंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब जेनेसिस क्या होता है कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हम किस तरह डेवलप हुई थी और उसको कितने सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था और किस तरह से उन्होंने एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करी थी, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा और उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज पे, जैसे कि जेड इफेक्टिव होता है अपना न्यूक्लियर एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके ऊपर मूव कर जाएंगे। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। ओके, और उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे बाकी की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होती है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो उनके क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं और वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है और हम अलग अलग एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज कंपेयर किस तरह से कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो उसमें सबसे पहले हम आते हैं डॉबर्नियर्स लॉज ऑफ ट्राइड्स पे। तो अब डॉबर्नियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करा क्या था ना, उन्होंने तीन एलिमेंट्स लिए थे और उनके ट्राइड्स बना दिए थे, ग्रुप्स बना दिए थे डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता था, उन्होंने लिए तीन एलिमेंट्स और उसमें जो मिडिल वाला एलिमेंट होता था उसका जो एटॉमिक मास होता था वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मीन के इक्वल होता था। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिथियम है जिसका एटॉमिक मास इन्होंने 7 लिया है और जो हमारा पोटेशियम उसका एटॉमिक मास 39 है। तो जब हम इन दोनों का एवरेज लेंगे तो जो हमारा सोडियम है उसका एटॉमिक मास आ जाता है विच इज 23। तो इस तरह के कुछ इन्होंने ट्राइड्स बनाए थे। बट इनका ये जो एलिमेंट को कैटेगराइज करने का जो यू कैन से मेथड था वो हर किसी के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से ये फेल हो गया था। अब एग्जाम्स में क्या होता है ना, कभी कभी आपको तीन एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं अलग अलग चार ऑप्शंस में, उनके ट्राइड्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डॉबर्नियर्स ट्राइड्स। तो इसको हम करेंगे कैसे ना, इतने सारे ट्राइड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू अ वन सिंपल थिंग कि आप ये जो दोनों तीनों हमें जो एलिमेंट्स दिए ना, तो दो दो के पेयर्स के एटॉमिक मासेस के बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स थे एक्स वाई जेड, तो हम देखेंगे कि y माइनस एक्स अगर z माइनस वाई के इक्वल आ जाता है तो हमें जो दिए गए तीन एलिमेंट्स है दे वुड बी डॉबर्नर्स ट्राइड। ठीक है, और अब हम मूव कर जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर जो है लोथर मेयर्स कर्व। तो आफ्टर डॉबर्नर्स हुआ क्या था ना, जो हमारे लोथर मेयर थे उन्होंने ट्राई किया था जो भी एलिमेंट्स है उनको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे कैटेगराइज करने का। तो उन्होंने कर्व प्लॉट किया था अमंग बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर एटॉमिक मास। जो ए होता है ना एटॉमिक मास, उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्लॉट किया था। तो इस तरह का कुछ कर्व उनका ऑब्जर्व हुआ था, जिसके अंदर जो मैक्सिमा है उन पे ग्रुप वन के एलिमेंट्स है जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे कि हमारा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। और जो हमारा डिसेंडिंग, जो देखिए यहाँ से ये इस तरह से डिसेंड कर रहा है ना, तो ये जो डिसेंडिंग है इसमें ग्रुप टू के एलिमेंट्स थे जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, राइट। और उसके बाद जो हमारा असेंडिंग था, असेंडिंग ये वाला, ये देखिए इस पे हैलोजन्स है, जैसे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। और जो मिनिमा है उन पे है हमारे हैवी मेटल्स, राइट। ये रहा मिनिमा, इन पे हमारे हैवी मेटल्स होते हैं। तो हमें करना क्या है ना, इसमें कुछ नहीं, बस कर्व ध्यान रखना है कि मैक्सिमा पे कौन से एलिमेंट्स थे, डिसेंडिंग असेंडिंग पे कौन से और मिनिमा पे कौन से। इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, वो पीरियोडिक टेबल जिसको हम रीसेंट टाइम्स में स्टडी करते हैं। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी ये हमें प्रपोज करी गई थी मोजले की तरफ से। तो मोजले ने करा क्या था ना, उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था जिसमें उन्होंने एक्स रेज को सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करा था, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को ऑन डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग मेटल्स के सैंपल लिए और उन पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की एक्स रेज निकल रही है। और जब उन्होंने मैथमेटिकली उसको फॉर्मुलेट करा तो उन्हें कुछ इस तरह की इक्वेशन आई जिसमें जो हमारा एक्सरे की फ्रीक्वेंसी थी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इट वाज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। अब ए और बी यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स होंगे, बट इससे प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास ये आती है कि हमारे जो एक्सरेज थी उसकी फ्रीक्वेंसी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो भी हमारे एलिमेंट्स थे अभी तक जो एटॉमिक मास के अराउंड डिस्कशन चल रहा था, उनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे ना डिपेंड करके एटॉमिक नंबर पे ज्यादा डिपेंड करती थी। सो इसी यही से हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ जाता है विच सेज कि भाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो जो एटॉमिक नंबर है प्रॉपर्टीज उनकी पीरियोडिक फंक्शन होती है ना कि मास के। तो यहाँ तक हमारा जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छे से आना चाहिए। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं। जनरली आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम एक्सेप्ट ग्रुप 5, 6, 8, 9, 10 एंड 18। इन सभी ग्रुप्स में क्या होता है ना, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी एलिमेंट्स का सेम नहीं होता है। बट बाकी के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें एक हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न ऑब्जर्व करा जाता है। जैसे कि देखिए ग्रुप 10 है तो उसमें निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d8 4s2। और वही उसके नीचे जो दूसरा एलिमेंट होता है पैलेडियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s0। और ऐसे ही प्लेटिनम का। तो इसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये जो ग्रुप्स है इनमें हमें कुछ भी यूनिफॉर्म पैटर्न ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बट बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनमें हमें देखने को मिल जाता है।
हम ये हमारे पास कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, जैसे कि हमारा जो एल्कली मेटल होता है, उसका होता है NS1, बट यहाँ N1 नहीं होगा बिकॉज़ जो हाइड्रोजन होता है, वी कांट कंसीडर इट एज़ एन एल्कली मेटल, राइट? तो इस वजह से यहाँ N1 नहीं होता है, N हमेशा किससे चालू होगा फॉर द 1A पीरियड, इट वुड ऑलवेज़ स्टार्ट फ्रॉम 2 और फिर हमारा हो जाता है 2A व्हिच इज़ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये हमारा हो जाता है NS2, फिर आ जाता है 3A बोरोन फैमिली NS, NP1। तो ये आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए अलग-अलग ग्रुप्स के सॉरी, पीरियड्स के नहीं ग्रुप्स के, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी आई अज्यूम कि आप लोगों को ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अभी तक तो पता होंगे ही। सो ये रहा 8 व्हिच इज़ आर हाइड्रोजन्स, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP5 और इनर्ट गैसेस का NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम ऑफ कोर्स। नाउ अब हम एक-एक करके पर्टिकुलर ब्लॉक्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली डी एंड एफ ब्लॉक, क्योंकि यही इन्हीं ब्लॉक्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, उसमें बच्चों को दिक्कत भी सबसे ज़्यादा आती है और ये पूछे भी काफ़ी बार जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो हम चालू करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक के साथ। तो वी विल नेवर गेट द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस व्हाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए जब हम 3D सीरीज के किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे, तो हमें 3D4 और 3D9 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं मिलेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ही नहीं। और 4D सीरीज में हम कभी भी 4D3, 4D6 और 4D9 ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे, और 5D सीरीज में हमें कभी भी 5D8 नहीं मिल रहा होगा। बेसिकली होगा क्या ना, हमें मान लीजिए कोई भी एलिमेंट दिया गया है, तो हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरना चालू कर देंगे। अब हमने मान लीजिए एक बार इलेक्ट्रॉन भर दिया और उसमें हमें इसमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखने को मिल जाता है ना, तो हमें वो हटा देना है बेसिकली। तो ये क्या सारे के सारे एक्सेप्शंस हैंडल कर लेगा आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। तो आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा कि भई कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन था, या मैं गलत तो नहीं कर दूँगा, है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, अभी एग्ज़ाम्पल में ना सारे के सारे हमारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये डी ब्लॉक के। अब जैसे हमारे पास क्रोमियम है 24, तो इसमें 3D4 आता है, अगर आप नॉर्मली भर के देखोगे, आप देखना पेन और पेपर लेके बैठना और उस पे आप 24 स्टार्टिंग से लेके एंड तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सब शेल्स में। तो उसमें आप देखोगे यार 3D4 आना चाहिए था, बट आता क्या है 3D5। बस ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, और याद देखिए मैंने लिखा हुआ भी कि 3D4 कभी भी ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ क्या ऑब्ज़र्व होता है 3D5। बाकी इसका लॉजिकल अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें, तो ये आता है कि भाई जो 3D5 होती है, उसकी एक्सचेंज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट? तो इस वजह से जो 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इंस्टेड ऑफ 3D4, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्ज़र्व किया जाता है इन नेचर। सिमिलरली अगर हम कॉपर का देखें 29 का, तो इसमें भी 3D9 आ रहा था, बट ऑब्जर्व क्या होता है 3D10। तो हमने क्या किया, एस से एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसको डी में ट्रांसफर कर दिया टू राइट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस। तो ये वाली जो ट्रिक है ना, ये आप जरूर से ध्यान रखना, ये आपको काफी ज्यादा टाइम बचा रही होगी और मेंटल स्पेस भी बचा रही होगी, क्योंकि ज्यादा फिर चीजें रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये सारे हमारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनको एक बार आप अपने हाथ से लिख के देखना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक में होता क्या है ना, काफी बार एफ ब्लॉक सीरीज हमें याद ही नहीं होती, तो इवन हमें एलिमेंट्स दे दिए जाते तो भी समझ नहीं आता कि यार ये एफ ब्लॉक में कहाँ आएगा, या थोड़ा आइडिया नहीं पड़ता। तो एक बार ना हम ट्राई करते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसको याद कर लें। सो एफ सीरीज याद कर ले। सो फर्स्ट है मेरे पास 4 एफ सीरीज, तो इसके न्यूमेरिक्स कुछ इस तरह के है। सीपी नंदू प्रसाद सिंह, इंग्लिश गाइड ट्यूशन देते हो, इंग्लिश तुम्हारे यहाँ लल्लू। सो बेसिकली कोई हमारे पास है सीपी नंदू प्रसाद सिंह, वो इंग्लिश ट्यूशन देते हैं, बट उनके पास इंग्लिश टीचर जो है वो लल्लू है, किसी काम के नहीं है। तो ये एक न्यूमोनिक है थोड़ा फनी सा, तो इसको अगर आप याद करें तो इससे हो सकता है आपको जो एफ सीरीज है वो अच्छे से याद हो जाए। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, सीपी नंदू प्रसाद सिंह, इंग्लिश गाइड ट्यूशन देते हो, इंग्लिश इंजीनियर तुम्हारे यहाँ लल्लू। और फिर सेकंड ये है 5 एफ सीरीज के लिए, ओके। सो ये है थापा यू नेपाली, पूरे आम चख भाई, क्यों इससे फिर मैं ना लड़ूं। तो बेसिकली ये सेंटेंस का सेंस कुछ इस तरह बना सकते हो कि भाई कोई नेपाली है हुज नेम इज थापा, तो वो मैंगो बेच रहे, तो जो कस्टमर है वो उनसे कह रहे कि भाई आराम से चख के दो आम, मैं इससे क्यों ना लड़ूं, ये तो बिना चखे आम दे रहा है। तो ये इस तरह का कुछ सेंटेंस हो सकता है, थापा यू नेपाली, पूरे आम चख भाई, क्यों इससे फिर मैं ना लड़ूं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको याद कर लीजिए। ये यहाँ एक नोट आ जाता है कि एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है, उन्हें हम कंसीडर करते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो पहली हमारी 4 एफ सीरीज आ जाती है, लैंथेनॉइड सीरीज। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो जिनॉन प्लस 6s2 होता है, उसमें 56 इलेक्ट्रॉन्स हमारे काउंट हो जाते हैं, ओके। क्योंकि जो हमारी 4 एफ सीरीज है वो चालू ही 58 से होती है और एंड हो जाती है 71 पे, ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काफी हेल्प करेगा। काफी को ये चीज याद नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना कि भाई जिनॉन प्लस 6s2 हमारे 56 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हो जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, ओनली 58 CE, 64 GD एंड 71 LU हैव 5D1 इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें भी करना क्या है ना, हमें हमेशा जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें देखिए 5D में हमेशा 0 है। 5D में हमारे पास हमेशा यहाँ पे 0 है। तो 5D1 आ किस-किस में रहा है? सिर्फ 58 CE, 64 GD और 71 LU में 5D में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बाकी सब में हम F में ही इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं अपने। In remaining 4 F electrons, keep 5D 0 and keep filling electrons in 5F. Okay? Okay.
5f नहीं, सॉरी, यहाँ 4f आना चाहिए था, 4f में फिल कर रहे हैं, ओके। तो 4f इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ता जाना है। तो यहाँ भी देखो अपने जो एक्सेप्शन है वो एक सिंगल पॉइंट में ही हैंडल हो जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखने के लिए। और काफी बार इनसे ही क्वेश्चन आता है डी आपके लिए, अगर आप यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से पढ़ लेते हो तो डी एंड एफ ब्लॉक में चीज आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, ओके। तो देखिए अब यहाँ जैसे हमारे पास 58 सी है, जिनॉन लिख दिया, 6s2 लिख दिया, तो हमारे कितने हो गए 56 इलेक्ट्रॉन। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है और हमें पता है इसमें 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाना है। तो 5d में एक दे दिया, 4f में एक दे दिया। फिर सेकंड आ गए 59 पीआर, अब इसमें हमने 5d जीरो कर दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमने किसमें दे दिए, 4f में, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ तक लिख लिया और जब हम 64 जीडी पे आए तो हमने जिनॉन लिखा और 6s2 लिखा। ये हमारे हो गए 56। अब हमारे पास बचे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स और बच रहे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो हमने दे दिया 5d में और 4f में बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो ऐसे ही देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑफ 4f सीरीज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सीरीज, 5f सीरीज। तो इसमें हमें क्या करना होगा ना, रिमेंबर Rn plus 7s2 is equal to 88 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, जैसे हमने लेंथेनॉइड सीरीज में ये याद रखा था कि xenon plus 6s2 is equal to 56 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही इसमें हमें याद रखना है Rn plus 7s2 is equal to 88 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हमारी जो 5f सीरीज है वो चालू ही 90 से होती है, इट टेंड्स टू 103 एटॉमिक नंबर। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काफी हेल्प करेगा। नाउ the first four elements of the series have exceptional configuration एंड 96 सीएम हैव एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे सारे के सारे जो एक्सेप्शंस है वो हैंडल हो जाते हैं कि भाई स्टार्टिंग के जो 4 एलिमेंट्स है हमारी सीरीज में और जो हमारा 96 सीएम है, सिर्फ उसी में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व किया जाता है। और मैंने इसीलिए ऊपर आपको 4 जो हमारा एफ ब्लॉक सीरीज है 4f और 5f वो भी याद कराई थी, ताकि ये वाले पॉइंट्स जो है आपको ऐसा ना लगे कि यार याद नहीं हो रहा है। अगर आपको अपनी 5f सीरीज याद रहती है तो ये जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये आप बहुत कम टाइम में आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे देखिए 90 टीएच है तो इसमें Rn 5f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें जा चुके हैं, 6d में। वैसे ही 91 pa, तो इसमें देखिए हमारे डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस में क्या है ना, हमने डी में इलेक्ट्रॉन भर दिए जबकि जाने किसमें चाहिए थे, एफ में। और फिर जब हमारा 94 एटॉमिक नंबर है तो वहां से हमने प्रॉपर एफ में पढ़ने चालू कर दिए। जब हमारा 96 एलिमेंट आया सीएम, तो इसमें भी देखिए डी में एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो कुछ नहीं रहा है, बस हमने जो हमारा n-1 डी सबशेल है उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ एफ, बस ये ध्यान रखना है। और उसके बाद तो हमारा जैसे रेगुलर हम भरते, देखो यहाँ सब में हमारा 6d जो है 0 और नॉर्मल हमारा जो 5f है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिया है जैसे भी नंबर के साथ भरने चाहिए थे, जो भी एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से, बस इसके साथ हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के वो पूरे हो जाते हैं। नाउ पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, ओके। तो ये आपको तो पता होगा 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में और इनके सबशेल्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड के लिए 1s, सेकंड पीरियड के लिए 2s 2p, थर्ड पीरियड के लिए 3s 3p, फोर्थ पीरियड के लिए 4s 3d और 4p। तो देखो कभी भी हमें किसी भी पीरियड के लिए सबशेल लिखने हो ना कि यार कौन कौन से सबशेल इसमें प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए हम ये जनरल फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हैं, फॉर विच n इज द नंबर ऑफ पीरियड और ns n-2f n-d और np। अब ये ध्यान रखना है p और d जो सबशेल्स है ना वो हर किसी पीरियड के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। तो जिन जिन पीरियड्स के लिए एग्जिस्ट कर रहे हो उनके लिए ही ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काउंट होंगे। जैसे कि हमारा जो डी सबशेल है वो चालू ही फोर्थ पीरियड से हो रहा है और हमारा जो एफ सबशेल है वो चालू ही जो है 6 पीरियड से हो रहा है, तो इसका ध्यान रखना बस। और बाकी कुछ नहीं, उनके नेम्स हो गए, जैसे ये शॉर्टेस्ट होता है हमारा फर्स्ट पीरियड, फिर बाकी के 2 पीरियड शॉर्ट हो गए, उसके बाद वाले 2 लॉन्ग हो गए और फिर बाकी के 2 लॉन्गेस्ट हो गए। व्हाई? बिकॉज़ इन दोनों में ही हमारे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल नंबर। ये ध्यान रखना एक चीज के बीच, आउटर मोस्ट शेल नंबर होता है किसी भी एलिमेंट के एटम के कॉन्फ़िगरेशन में, वही उसका पीरियड नंबर हो जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियड सबशेल। ये जो पीरियड सबशेल्स हमने डिस्कस करे थे ना, इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम एक टाइम में फिल कर सकते हैं, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे पूरे पीरियड। जैसे देखो अगर हम 6 पीरियड की बात करते हैं तो इसमें देखो एस आ जाता है, एफ आ जाता है, डी आ जाता है और पी आ जाता है। अगर अब इस सब में इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दे तो हमारे पास आता है 32 और इतने ही हमारे पास क्या होता है एलिमेंट्स होते हैं सिक्स्थ पीरियड में, ठीक है। फिर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। तो पहले तो हो सकता है कि भाई हम इस तरह से देख ले कि पीरियड सब शेल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे जा सकते हैं। अगर वो हम बाय द वे भूल जाते हैं या जो भी इशू हो जाता है एग्जाम में, तो हम ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं। अगर हमारा पीरियड नंबर इवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और अगर हमारा n ऑड है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हमें दे देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। और फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है नंबर ऑफ पीरियड सबशेल्स। अब भाई किसी भी पीरियड में कितने उसके पीरियड सबशेल्स होंगे, तो वो आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन 2 का अंडर रूट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग z ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। अब होता क्या है ना, काफी सारे आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 ये होने लगता है कि जितने भी एलिमेंट्स है ना वो मैन मेड है और रेडियो एक्टिव है, तो उनके नाम जो है वो साइंटिस्ट ने यूनिफॉर्मली रखने के लिए, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए एक IUPAC नॉमेनक्लेचर डिड्यूस करा था फॉर दोज एलिमेंट्स। तो इट गोज लाइक दिस, देयर नेम्स एंड विद सफिक्स em। तो उनका नाम तो जो है वो किससे एंड करेगा, IUM, em से उनका जो नाम है वो एंड कर रहा होगा, एंड आर फॉर्म बाय फॉलोइंग वर्ड रूट्स। तो वर्ड रूट्स क्या होंगे इसके, 0 के लिए nil, 1 के लिए un,
2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, और इसी तरह देखो 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, एंड 9 के लिए ई एन एन एन। ओके, सो इसमें अगर आप देखोगे तो बाकी के जो वर्ड रूट्स है वो तो काफी, आप कह सकते हैं कॉमन वर्ड रूट्स है, ये कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार क्लिक कर जाए, बट इसमें देखने जैसे कैसे, एक तो 1 का जो वर्ड रूट है वो थोड़ा सा अलग है उन, और एक 9 का जो वर्ड रूट है एन वो थोड़ा सा अलग है। अब जैसे देखो हमारे पास है z इक्वल टू 143। अब ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं उस पर अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सिंस 1 है तो 1 के लिए हमने क्या लिख दिया उन, और उसके बाद है हमारे पास 4, तो 4 के लिए हमने लिख दिया क्वाड, और उसके बाद है 3, तो 3 के लिए हमने क्या लिखा ट्राई। और सिंस जो हमने पहला ही जो पॉइंट ये पढ़ा था कि जो भी हमारे नाम होंगे वो एंड करेंगे विद सफिक्स ईएम, इस वजह से हमने एंड में ऐड कर दिया ईएम, तो इसका नाम क्या हो गया उन क्वाड ट्राई एम। और इसका जो सिंबल होगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो होगा यू क्यू टी, यू फॉर अन और क्यू फॉर क्वाड एंड टी फॉर ट्रियम। ओके, सो ये होगा इसका सिंबल। नाउ ग्रुप पीरियड आइडेंटिफिकेशन। अब काफी बार जेई में इसमें होता क्या है ना, आपको कोई ना कोई रैंडम सा एलिमेंट दे दिया जाएगा एंड यू वुड बी आस्क्ड टू लोकेट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि भाई इसका ग्रुप और क्या कहते हैं पीरियड क्या होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम ये पर्टिकुलर सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या ना, ए व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, जब हमें कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर गिवन है और हमें उसका ग्रुप और पीरियड लोकेट करना है। सो फर्स्ट ऑलवेज चेक वेदर द गिवन z बिलोंग्स टू f ब्लॉक और नॉट। तो सबसे पहले तो देख लो यार f ब्लॉक को बिलोंग करता है या नहीं, अगर f ब्लॉक को बिलोंग करता है तो काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए पीरियड और ग्रुप आइडेंटिफाई करना। फिर अगर ये f ब्लॉक को बिलोंग नहीं करता है तो हमें देखना है कि भाई वो कोई ना कोई इनर्ट गैस तो नहीं है, जो कि हमारी इनर्ट गैस होती है जिनका Z होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, इनमें से तो कोई इसका एटॉमिक नंबर नहीं है जो हमें गिवन है। अगर ये दोनों केसेस भी नहीं होते तो हम मूव करते थर्ड केस में, इफ Z इज सम अदर नंबर देन सोचो कि गिवन Z के राइट साइड में कौन सी इनर्ट गैस आएगी। जैसे मान लो मुझे दिया गया है कि भाई जो एलिमेंट है जिसको मुझे लोकेट करना है उसका नंबर है 32, तो देखो इसके राइट में कौन सी गैस आएगी एटॉमिक नंबर वाली, 36, राइट, 36 ही आएगी 32 के राइट में। तो इस तरह से अपने को सोचना है कि भाई कौन सी इनर्ट गैस है जो हमारे गिवन z के राइट में आएगी। तो ये सारे जो नंबर्स है ना ये प्लीज याद रखना है, एटॉमिक नंबर्स ऑफ दी इनर्ट गैसेस, अगर आपको ये वाला मेथड लगाना है तो, नहीं तो इसके विदाउट रिमेंबरिंग दी एटॉमिक नंबर्स ऑफ दीज इनर्ट गैसेस आपके हो सकता है कोई भी दूसरा z आ गया तो आपसे कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा, लोकेट ही नहीं हो पाएगा वो किसका ग्रुप क्या होगा पीरियड क्या होगा। ओके, तो इससे हम क्या कहते हैं पीरियड तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे देखो अगर मेरा 32 है तो उसके राइट में 36 क्या होगी मेरी क्रिप्टोन, और 4 जो है मेरा पीरियड हो गया। तो अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना रहा बस ग्रुप। तो फॉर ग्रुप ऑफ जेड हमें क्या करना है 18 माइनस जेड ऑफ इनर्ट माइनस जेड ऑफ गिवन। जैसे देखो मुझे 32 गिवन था तो मैं क्या करूंगा 18 माइनस मेरे पास जेड ऑफ इनर्ट कितना है 36, राइट, और मेरे पास जो क्या कहते हैं जेड ऑफ गिवन कितना है 32। ओके, तो जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास आ जाता है 14, तो मेरा ये जो एलिमेंट है वो 14th पीरियड का होगा ऑफ दी फोर्थ पीरियड, तो ये मेरा लोकेट हो गया। अब देखिए बाय चांस इफ नेगेटिव वैल्यू इज ऑब्टेन्ड फॉर ग्रुप नंबर देन यूज 32 इन प्लेस ऑफ 18। तो ये ध्यान रख लेना कि यार अगर आपका आंसर 32 आ रहा है इस पर्टिकुलर मेथड से तो 18 की जगह सॉरी नेगेटिव आ रहा है इस पर्टिकुलर मेथड से तो 18 की जगह 32 यूज कर लेना। ओके, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। जैसे नीचे के एग्जांपल गिवन है लोकेट z इक्वल टू 42 ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखो 42 के लेफ्ट में 54 आता है, 54 हो गया हमारा जिनॉन, तो इसका पीरियड कौन क्या हो गया 5, और ग्रुप निकालने के लिए हमने 18 में से माइनस कर दिया इन दोनों का डिफरेंस। ओके, सो 18 माइनस 12 वुड बी 6, तो हमारा ग्रुप नंबर हो गया 6 और हमारा पीरियड नंबर हो गया 5। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड मेथड, वो मेथड कब अप्लाई करेंगे हम जब हमें z गिवन हो किसी भी एलिमेंट का। ये पर्टिकुलर मेथड हम अप्लाई करेंगे जब हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है किसी भी अननोन एलिमेंट का। ओके, सो इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, पीरियड कैसे देखेंगे, पीरियड नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल नंबर, तो इसमें हमारे लिए पीरियड देखना तो सबसे इजी हो गया कि भाई आउटर मोस्ट शेल नंबर क्या है। ग्रुप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इफ एन पी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन एलिमेंट बिलोंग टू पी ब्लॉक। अब भाई आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो अगर किसी भी पी सब शेल में भरे जा रहे हैं तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा होगा, उसका ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट पी सब शेल। अगर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है देखिए पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है एन पी आर एबसेंट, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पी में तो नहीं जा रहे, देन एलिमेंट में बिलोंग टू एस डी और एफ ब्लॉक। अब ये कैसे देखेंगे तीनों में से कौन सा ब्लॉक है, तो अगर सिर्फ एन एस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सब शेल में, ओके, तो एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा और ग्रुप नंबर डायरेक्टली जितने भी एन एस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वही हो जाएगा उसका ग्रुप नंबर। अगर एफ ब्लॉक भी प्रेजेंट है और डी ब्लॉक भी सॉरी एफ सबशेल और डी सबशेल दोनों प्रेजेंट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमारा जो एलिमेंट होता है वो एफ ब्लॉक को बिलोंग करेगा और उसका ग्रुप सिंपली 3p हो जाएगा। और अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मान लो सिर्फ डी और एस प्रेजेंट है, एफ हमारे पास एब्सेंट है, ओके, तो उस केस में जो हमारा एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा और उसका ग्रुप नंबर सिंपली डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और एन सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उनका सम ही हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को लोकेट करेंगे जिसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब बोवर ने हमारे क्या करा था आफ्टर
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड। जो हमारे नील्स बोर थे, उन्होंने पूरी मॉडर्न पीरियोडिक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, और इनको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे काफी बार काफी सिंपल से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई मेंस में। सो इनर्ट गैसेस तो आई होप आप सबको पता होगी कि भाई ऐसी गैसेस जिनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है फुली फिल्ड होता है एनएच शेल तक, ग्रुप 18 के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर पार्शियली फिल्ड एनएच शेल होता है, जैसे कि एंटायर पी एंड एस ब्लॉक, एक्सेप्ट ग्रुप 18, क्योंकि ग्रुप 18 ऊपर आ गया इनर्ट गैसेस में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिनके अंदर एन माइनस वन शेल जो होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है ईदर इन दर एटॉमिक और आयोनिक फॉर्म। तो ये पूरा का पूरा जो डी ब्लॉक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट हो जाएगा हमारा, एक्सेप्ट जेड एन सी डी एच जी एंड यूयूबी। ये चार एलिमेंट्स ऐसे हैं डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर नहीं कंसीडर करे जा सकते, बिकॉज उनके अंदर पार्शियली फिल्ड nth या nth n माइनस वन शेल ऑब्जर्व नहीं करता है ईदर इन आयोनिक फॉर्म और इन दी एटॉमिक फॉर्म। अब सेकंड लास्ट है हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कुछ नहीं अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, हैविंग पार्शियली फिल्ड nth n माइनस वन एंड n माइनस टू शेल्स। तो ये तीनों ही जो शेल्स पार्शियली फिल्ड हमें ऑब्जर्व करे जा सकता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसलिए हो जाते हैं हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। तो टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एक्सेप्ट इनर्ट गैस आर टिपिकल एलिमेंट्स, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये हमारे हो जाते हैं टिपिकल एलिमेंट। और उसके बाद है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये होता क्या है ना, आयोनिक पोटेंशियल सेम ऑब्जर्व करा जाता है फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन। तो इनके बीच का जो आयोनिक पोटेंशियल है ना, इसके बीच में काफी कम डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट सेम ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो भी सेम देखने को मिलती है हमें। तो इस वजह से ये एक फिनोमिनन को हमने नाम दे दिया डायगोनल रिलेशनशिप, और ये इसके एग्जांपल है लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन एंड सिलिकॉन। ओके, अब हो जाते हैं हमारे ब्रिज एलिमेंट्स। तो ब्रिज एलिमेंट्स को लेके दो डेफिनेशंस दी गई है अलग अलग। अगर आपको मेंशन नहीं है कि किस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आपसे ब्रिज एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो आप सिंपली मेंडलीव वाला कंसीडर कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर ब्रिज एलिमेंट्स। बट अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम देखें तो लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन आर कंसीडर्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स। ठीक है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की बात करें तो मैंने आपको ऊपर भी बताया होगा कि जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के अंदर कंसीडर करते हैं। और ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट सारे के सारे ही एक तो रेडियो एक्टिव होते हैं और दूसरे मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, नेचुरल ये नेचुरली अकर नहीं होते। एंड नेक्स्ट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ड्यू टू सिमिलर आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब पीरियोडिसिटी आई होप सबको ही समझ आ गई होगी, और ये हमारी होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है हम डिटेल में अब आगे डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ से यू कैन से कि अपना मेन चैप्टर चालू हो रहा है पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि यही सेगमेंट है जहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर पीरियोडिक टेबल से पूछे गए। Okay, so before starting our periodic properties, we need to study a property which is effective nuclear charge for the electrons। अब होता क्या है ना, जैसे मान लो ये हमारा कोई सा भी एटम है और बीच में हमारा न्यूक्लियस, तो काफी सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, काफी सारे शेल होते हैं और उनमें काफी सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है हमारे न्यूक्लियस से कितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है। वो अलग क्यों होता है? क्योंकि यार देखो बीच में ऐसे देखो, नीचे भी अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इस पे कुछ रिपल्शन का भी फोर्स लगा रहा होगा, राइट? इन दोनों के बीच में कुछ रिपल्शन भी होगा और ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट भी हो रहा होगा। तो जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है ना, उसके एडिशन में कुछ रिपल्शन वाला फोर्स भी होता है। तो इस वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो उसी को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रूल नेम्ड स्लेटर्स रूल। So in multi-electron species, net nuclear charge experienced by the outermost shell electron is called effective nuclear charge, which is Z effective. और Z effective कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो हमारा एटॉमिक चार्ज, एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियर चार्ज, दैट माइनस स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट। अभी शील्डिंग कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वही हम स्लेटर्स रूल में देख रहे होंगे। नाउ स्क्रीनिंग विल बी कॉज्ड ओनली बाय सेम शेल और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे मान लो ये पर्टिकुलर, एक सेकंड में बैंक की निब चेंज कर लेता हूँ। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो इसके ऊपर अगर हम शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है या इसके अंदर इसी के जो सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से ही शील्डिंग जो है ये एक्सपीरियंस करेगा। ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसका कोई भी रोल नहीं होगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग में। बस यही था वो पॉइंट का मतलब, और कुछ नहीं था। नाउ इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू न्यूक्लियस ऑफर मोर शील्डिंग, इट इज नोन एज पेनिट्रेशन इफेक्ट। होगा क्या ना, न्यूक्लियस के जितने पास इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना कम फोर्स एक्सपीरियंस करने देगा। तो ये जो फोर्स कम एक्सपीरियंस करने दे रहा है, इसी पर्टिकुलर फिनोमिनन को क्या बोला गया है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। और हम कहते हैं कि भाई ये शील्ड कर रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को टू एक्सपीरियंस दी अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है। नाउ देयरफॉर स्क्रीनिंग ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन, ये बेसिकली सबशेल्स है कि भाई एस सबशेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग ऑफर करता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी एंड सबसे एंड में एफ। अब हम आ जाते हैं हमारे स्लेटर्स रूल पे, जिससे कि हम कैलकुलेट कर रहे होंगे हमारा शील्डिंग कांस्टेंट। तो यूज्ड टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट,
अब देखो इसके कुछ स्टेप्स है, उनको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना। तो सबसे पहले तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको इस तरह से अरेंज कर लेना। देखो एनएस और एनपी एक उसमें क्या कहते हैं ब्रैकेट में, फिर उसके बाद एनडी और उसके बाद एनएफ। अब ये क्यों कह रहा हूँ, देखो मोस्टली होता क्या है ना, अपन अपना जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से लिखते हैं कि पहले हमने लिखा है एनएस, उसके बाद लिखा है हमने n-2 एफ, राइट, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है n-1 डी, और सबसे एंड में क्या आ जाता है हमारा एनपी। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्म से हमें क्या, इस पर्टिकुलर फॉर्म में बदलना है जिसके अंदर एनएस एनपी एक ब्रैकेट में है, एनडी उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में और एनएफ उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में, और ये सब असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए देखो, छोटे से बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इस तरह सबसे पहले हमारा गिवन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कर लेना है स्लेटर्स रूल लगाने से पहले। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी सारे बच्चे ये करने भूल जाते हैं और इस वजह से उनका जो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आती है वो काफ़ी गलत निकल के आती है। तो ये बहुत ध्यान रखना आप लोग। फिर इफ सिग्मा कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमारा एक टेस्ट चार्ज होता है, जैसे मान लो मुझे टेस्ट चार्ज दिया गया है जिसके लिए मुझे शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है। तो मैं देखूंगा यार ये एनएस सबशेल में या एनपी सबशेल में, अगर ये इन दोनों में से किसी एक सबशेल में, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर सबशेल के जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं अदर देन वन, क्योंकि एक तो मेरा क्या हो गया टेस्ट चार्ज हो गया, तो उसके अलावा उन सबशेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए मैं शील्डिंग कांस्टेंट कंसीडर करूंगा 0.35, और n माइनस वन शेल जो है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैं शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कंसीडर करूंगा 0.85, और n-2 एंड फर्दर जो इनर शेल्स है उनके लिए मैं शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कंसीडर करूंगा 1। देखो अब इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझते तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, बस ये ध्यान रखो वैल्यूज क्या है, 0.35, 0.85 और 1। जैसे वेट, कोई तो एग्जांपल हुआ, हाँ जैसे ये रहा हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल, ये 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या कहते हैं हम ना फेरस जो आयरन होता है। तो ये देखो इसके लिए मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और उसे फिर जिस फॉर्म में मैंने बताया था उसमें अरेंज कर लिया प्रॉपर्ली। अब मुझे 3D इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, तो मैंने देखो पहले ही बताया था कि जो राइट साइड में सब शेल है उसकी वजह से शील्डिंग कांस्टेंट कंसीडर नहीं करते। तो देखो यहाँ मैंने 0 लिख दिया 4s2 के लिए पहले ही। अब 3D6 में देखो एक तो अपना हो गया टेस्ट चार्ज, तो इसलिए सिर्फ हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स ही कंसीडर करे, और 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपना क्या कहते हैं 0.35 हो गया शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू, और उसके बाद जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए कितनी वैल्यू हो गई 1, तो इनर 18 इलेक्ट्रॉन्स थे और उनके लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1। तो हमारा टोटल शील्डिंग कितना निकल के आ जाता है Z प्लस अपने जो इनके सम, सॉरी Z नहीं, 18 प्लस 1.75 तो 19.75, तो Z इफेक्टिव आ जाएगा जो इसका Z था 26 माइनस 19.75 विच इज 6.75, 6.25। ओके, अब ये वाला जो था ना ये थोड़ा डी ब्लॉक का एग्जांपल ले लिया था मैंने गलती से। इसके लिए देखो ये ध्यान रखना कि भाई अगर एन और एस में एनएस या एनपी सबशेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अगर एन डी या एनएफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन है तो देखो जो हमारा टेस्ट चार्ज का सबशेल है उसके लिए तो हमें 0.35 कंसीडर करना है, बाकी के जितने भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सबशेल्स हैं उनके लिए 1 कंसीडर करना है शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है, राइट। अब एक नोट है हमारे पास, आउटर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द टेस्ट चार्ज डू नॉट कंट्रीब्यूट इन शील्डिंग, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो इस वजह से देखो ये जो हमारा 3D इलेक्ट्रॉन था, तो डी के लिए हमने क्या देखा, जो डी या फिर एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए तो 0.35 लेना और बाकी के लिए 1 लेना है, तो उसी को लेते हुए हमने हमारा शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करा था इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक हीलियम Li2+, Be2+, etc. sigma of one electron on other is 0.30। तो देखो बाकी सबके लिए 0.35 था बट इसके लिए 0.30 होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है उन्हीं के लिए ये वैलिड है। तो इस वजह से जेड इफेक्टिव होता है हीलियम का, वो होता है 1.7 ना कि 1.65, और Be2 का भी होता है 3.7। अब जेड इफेक्टिव ऑन एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा 3s का इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा 3p का इलेक्ट्रॉन है वो सेम जो है क्या कहते हैं शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा होगा, सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों, क्योंकि यार देखो हमने यहाँ पे जो हमारे सबशेल्स है उनको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था, और एस और पी देखो सेम ही ब्रैकेट में आ रहे, तो इनके अंदर जो भी शील्डिंग होगी वो सेम ही ऑब्जर्व करी जाएगी थ्योरेटिकली। तो ये वाला एग्जांपल तो अपन ने कर लिया था। नेक्स्ट एग्जांपल करें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। देखो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जाता है 3s1 में, तो देखो अब एन माइनस वन एच शेल में, n-1 शेल है ना, तो इसके लिए हम कितना लेंगे 0.3, 0.85, तो ये रहा 0.85 ही यहाँ लिया है 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर उनके लिए लेंगे 1। तो यहाँ देखो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1 हमने ले लिया है, तो यहाँ से हमारी शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 8.8, जब इसको z यानी कि जो 11 है उसमें से माइनस करेंगे तो आ जाता है 2। तो ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखी गई थी ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 0.65 इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड। तो देखो अगर आप पीरियड अलोंग द पीरियड जाओगे तो जो हमारा z इफेक्टिव है वो 0.65 से बढ़ता जा रहा है, और अगर आप अलोंग दी ग्रुप जाओगे तो देखो ये 0.9 से बढ़ता जा रहा है। तो ये एक सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में ऑब्जर्व करा गया था, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, तो ये आप अगर याद रखें तो हो सकता है आपके लिए z इफेक्टिव निकालना काफी ईजी हो जाए। Next is Z effective increases on moving down a group in D block. Okay, और Z effective increases on moving CE to LU due to poor shielding of 4f electrons. तो यहाँ D और F block की भी बात हो गई।
अब Z इफेक्टिव फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती है, जिनमें की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो टेल द ऑर्डर ऑफ Z इफेक्टिव फॉर, तो ये हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी गई है। तो देखो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ जो Z इफेक्टिव है वो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यहाँ Z इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसलिए Al3+ में सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और O2- में सबसे कम। तो ये अगर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज गिवन है एग्जाम में और आपसे पूछा जाता है कि इनका Z इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब हम आ जाते हैं हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। Z इफेक्टिव पढ़ने के बाद अब हम तैयार हैं हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहला है हमारा एटॉमिक रेडियस। तो द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होगी, मान लो ये हमारा एक एटम है और बीच में है हमारा न्यूक्लियस। तो इसका जो मान लो वैलेंस शेल है, इसमें काफी सारे शेल है, और इसका जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है ना, उसके और न्यूक्लियस के बीच कितनी डिस्टेंस है उसको कहते हैं आर, जो हमारा है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जो है काफी तरह की होती है। फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस, सेकंड है मेटालिक रेडियस, थर्ड है वैंडरवाल रेडियस और फोर्थ है आयोनिक रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस तो आप समझ ही गए होंगे कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाफ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट सेम एटम्स। ठीक है, जैसे मान लो एक है हमारा नॉन मेटल और दूसरा भी है नॉन मेटल, तो इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, तो इन दोनों के हाफ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इस पूरी डिस्टेंस का जो हाफ होगा ना वो होगा हमारा कोवेलेंट रेडियस के इक्वल। और सेकंड होती है मेटालिक रेडियस। अब ये हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है बिटवीन द मेटल्स, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, देखो वर्ड्स पे ध्यान देना, यहाँ है इंटर मॉलिक्यूलर, ओके, यहाँ पूरे मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, बट यहाँ है इंटर न्यूक्लियर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटेलिक एटम्स इन क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। अब भाई मेटल जो है हमारा मोस्टली सॉलिड फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसका क्या होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो उसकी लैटिस के अंदर एडजेसेंट मेटेलिक एटम्स के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है वो होता है हमारा मेटालिक रेडियस। तो ये जैसे दो न्यूक्लियस है, इनका जो हाफ डिस्टेंस होगा ना वो होता है हमारा मेटालिक रेडियस। और सेकंड आ जाता है वॉन डेर वाल रेडियस। अब ये मोस्टली ना जो लूजली बाउंड एटम्स होते हैं जैसे कि इनर्ट गैस के एटम्स हो गए तो उनमें पाई जाती है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नोबल गैस प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ही हमेशा ये रेडियस कैलकुलेट करी जाएगी। जैसे नियॉन नियॉन के दो मॉलिक्यूल है तो इनके बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो होगी हमारी वैन डेर वाल रेडियस। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, नॉन मेटल्स हैव बोथ कोवेलेंट एंड वैन डेर वाल रेडियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल्स है, देखो एक तो इन्होंने कोवेलेंट रेडियस बना रखी है आपस में बॉन्ड करके, और दूसरी बात इनके जो मॉलिक्यूल्स है आपस में वैन डेर वाल रेडियस भी शो करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि नॉन मेटल्स के लिए दो तरह की रेडियस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब काफी बार हम एग्जाम्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं, वी आर आस्क्ड टू अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। तो वो कैसे करेंगे, अलोंग अ पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। ये हमने पिछले ही सेक्शन में भी कुछ देर पहले डिस्कस करा कि जो Z इफेक्टिव है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, दस द साइज डिक्रीजेस। ऑब्वियसली जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही अपने पास टाइटली होल्ड करेगा, तो जो ओवरऑल आप कह सकते हैं साइज है एटम का वो डिक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। बट in every period, inert gas has the highest atomic radius because there is the van der Waal radius। क्योंकि भाई जो हमने पहले ही पढ़ा कि जो इनर्ट गैसेस है उनकी वैन डेर वाल रेडियस होती है। अब भाई वैन डेर वाल रेडियस तो बहुत बड़ी होती है क्योंकि उनके बीच में कुछ बिल्कुल लूज सा या नेग्लिजिबल सा इंटरेक्शन है, तो इस वजह से उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है सॉलिड स्टेट में भी। तो इसलिए सबसे ज्यादा रेडियस किसके लिए ऑब्जर्व करी जाती है किसी भी पीरियड में, फॉर दी नोबल गैस ऑफ दैट पीरियड। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ 3D सीरीज शो इरेगुलर ट्रेंड। अभी 3D सीरीज के जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लेना। देखो जो स्कैंडियम से हमारा आयरन तक है, यहाँ तो क्या होता है ना, Z इफेक्टिव इज ग्रेटर देन द शील्डिंग कांस्टेंट, तो इस वजह से यहाँ तक तो हमारी जो रेडियस है वो डिक्रीज करती है। फिर जो हमारा Z इफेक्टिव है ना शील्डिंग कांस्टेंट के ऑलमोस्ट इक्वल आ जाता है, तो इस वजह से आयरन, कोबाल्ट और निकल इन तीनों की रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर पाई जाती है। और फिर फॉर कॉपर एंड जिंक व्हाट हैपेंस इज जो हमारा शील्डिंग कांस्टेंट होता है ना वो बढ़ा जाता है Z इफेक्टिव के, तो इस वजह से इन दोनों एलिमेंट्स में जो इनकी एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज करती हुई देखने को मिलती है। तो ये वाला ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन था बट मैंने इसका लॉजिक ट्राई करा आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो प्लीज ये ध्यान रखना। बेसिकली वो कुछ नहीं है, जेड इफेक्टिव का ही क्या कह सकते हैं आप खेल है सारा, कि जेड इफेक्टिव किस तरह से वेरी कर रहा है अलॉन्ग द पीरियड ऑफ 3D सीरीज, तो उसके ऊपर हमारी भी जो एटॉमिक रेडियस है वो उसी तरह से फ्लक्चुएट कर रही है। नाउ अलोंग अ पीरियड, ओके, ऑन मूविंग, सॉरी यहाँ पीरियड नहीं यहाँ ग्रुप आना चाहिए था, तो इसको आप सही कर लेना, यहाँ आएगा अलोंग अ ग्रुप। ओके, सो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम जनरली नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, सो एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे उतने ही हमारे क्या कहते हैं रेडियस भी बढ़ती जाएगी, सो एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। बट इफ डिफरेंट बट इफ डिफरेंस ऑफ z बिटवीन टू एलिमेंट्स अलोंग अ ग्रुप, जैसे कि z इक्वल टू 32 आ गया, देन साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। मतलब ये बोल क्या रहा है ना कि मान लो दो एलिमेंट्स है अलोंग द पीरियड और उनके एटॉमिक नंबर्स के बीच का डिफरेंस आ जा रहा है 32, तो उनका साइज जो है ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, तो ये ऑब्जर्व करा गया था। इन लास्ट टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम।
ओके, अप टू ग्रुप 14 एक्सेप्ट ग्रुप 12। तो ये भी एक क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन है कि ग्रुप 14 तक जो है साइज लास्ट टू एलिमेंट्स का ऑलमोस्ट सेम देखा जाता है एक्सेप्ट ग्रुप 12। और इन डी ब्लॉक रेडियाई कॉन्ट्रैक्शंस आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाते वक्त बताया था कि भाई जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग जो है हमारा एस वाला प्रोवाइड करता है, और उसके बाद पी वाला, राइट। फिर उसके बाद डी सब शेल, और सबसे पुअर शील्डिंग होती है हमारी एफ सब शेल की। तो एफ सब शेल की पुअर शील्डिंग की वजह से होता क्या है ना, जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा यू कैन से इंटेंसिटी से अट्रैक्ट कर पाता है। तो इस केस में होता क्या है ना, जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यही यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि साइज जो होती है ना 3D सीरीज की कम होती है 4D सीरीज से। 4D सीरीज और 5D सीरीज की ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इवन तो इनमें जो है नंबर ऑफ यू कैन से आउटर मोस्ट शेल्स बढ़ रहे हैं, बट स्टिल इनमें जो है रेडिया इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल ऑब्जर्व करी जाती है। व्हाई? बिकॉज इनमें पुअर शील्डिंग होती है 4f एंड 5f सबशेल्स। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। तो इस वजह से जो रेडियस का ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है बिटवीन 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ओके, सो दिस ट्रेंड आल्सो हैज टू एक्सेप्शंस। देखो यहाँ पे भी हमें साइज के दो एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। इन द ग्रुप 3 या 3b जो हमारा स्कैंडियम है वो बाय से कम होता है, फिर La, लैंथनम और फिर एक्टिनियम। वैसे ही ग्रुप 12 में जिंक की रेडियस छोटी होती है सीडी से एंड देन मरकरी से, ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। ओके, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो आयोनिक रेडियस होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए। इस पर्टिकुलर रिलेशन को अच्छे से आप याद रखिएगा। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लॉन्ग दी पीरियड जब हम ग्रुप 13 में मूव करते हैं तो हमें जो है एक अजीब सा ही आप कह सकते हैं ट्रेंड देखने को मिलता है ऑफ द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, नॉर्मल हम जब मूव करें तो हमें देखने को मिलता है कि रेडियस बढ़नी चाहिए, बट एल्यूमिनियम और गैलियम में जो है रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलती है, और इंडियम और थैलियम में जो है रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलती है। वाई? एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच तो होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, वही पुअर शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी देखा था, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद यहाँ आ जाता है हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इंडियम और थैलियम के बीच। तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यहाँ जो है हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम एंड इंडियम एंड थैलियम, कि इन दोनों की एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलती है। और एक होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ना एक बहुत ही आप कह सकते हैं अनइवन सा एटॉमिक रेडियस का हमें ऑर्डर देखने को मिलता है। तो उस ऑर्डर को याद रखने से अच्छा ना, ये एक मेरे पास डायग्राम है, तो इस डायग्राम को याद रख लीजिए जिसमें जो एरो है ना फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर जा रहा है। तो देखो सबसे पहले हमें इस तरह का एक जिगजैग बनाना है, दो ट्रोज वाला। ये देख लो, दो इसकी जो है चोटी हो रही है हमारे पास, दो इसके टॉप्स आ रहे हैं, तो दो टॉप्स वाला हमें क्या बना लेना है पहले अपना जिगजैग। फिर उसके बाद एक एन बनाना है, जहां से हमारा पेन छूट रहा है ना वहीं से हमें पेन ले जाते हुए एन बनाना है, जितने एलिमेंट्स बन गए उन सबको कवर करते हुए। तो इस डायग्राम से होगा क्या ना, हमें एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, और एक छोटे से डायग्राम से हमें सब याद हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 1s और 2 सॉरी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देना, और फिर ये वाला डायग्राम बनाना। क्या करना है कि भाई दो जिगजैग, एक जिगजैग है जिसके दो टॉप्स है, और फिर जहां से पेन हमने छोड़ा है जिगजैग खत्म करा है वहीं से हमें पूरा एक एन बना देना है इंक्लूडिंग ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स। ओके, तो ये हमें दे देगा हमारे एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारा यह खत्म होता है एटॉमिक रेडियस, और अब हम मूव करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। तो ये होती क्या है ना, इट इज द मिनिमम एनर्जी required to remove the most loosely bounded valence electron of an isolated gaseous atom। देखो आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोई भी एलिमेंट है उसका सबसे पहले हमें क्या लेना है, गैसियस एटम लेना है। ओके, गैसियस एटम लेना है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी उस पर्टिकुलर एटम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ओके, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी गिवन वाया हीट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एनर्जी गिवन वाया इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बस बाकी है तो दोनों ही एनर्जी, बस नाम अलग अलग है क्योंकि उनको देने का सोर्स अलग अलग है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक टर्म फॉर न्यूट्रल एटम्स। ओके, as net attractive force increases ionization energy also increases। तो होता क्या है ना, the successive ionization enthalpy value is greater than the previous one। जैसे जैसे attractive force बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ionization enthalpy भी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास ये है दो सबशेल्स का इलेक्ट्रॉन, तो मान लो हमने पहले आउटर मोस्ट में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो हमें थोड़ी जो आयोनाइजेशन देनी पड़ी ना वो कम होगी विद रिस्पेक्ट टू ये वाली, क्योंकि ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो हमारा न्यूक्लियस है उससे ज्यादा टाइटली बाउंड है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू व्हाट यू कैन से लिबरेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस शेल। ओके, तो बस यही इस पर्टिकुलर पॉइंट में डिस्कस कराया गया है कि एज नेट अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे देखो हमारे पास ये एल्यूमिनियम का गैसीय एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने दी IE1, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो दी IE2, और थर्ड इलेक्ट्रॉन में दी IE3। तो IE3 जो है ना, जब हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव करा तो वो जो हमने एनर्जी दी होगी वो सबसे ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर टू एनर्जीज। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो ये हमें रिलेशन अच्छे से ध्यान रखना है फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। और इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब ये तो क्या कहते हैं, बड़ा ही बेसिक सा रिलेशन है कि भाई जितनी कम साइज होगी उतनी ही ज्यादा हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, क्योंकि भाई उतना ही यू कैन से टाइटली बाउंड होगा हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इवन इफ साइज रिमेन सेम ड्यू टू लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर जो तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़े थे, वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन अवेलेबल हो इवन दो रेडियस इज सेम, देन ऑल्सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस बिकॉज जेड इफेक्ट, जो हमारा जेड है वो इंक्रीज कर रहा है तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज कर रहा है। देखो अब जैसे साइज जो है हमारा, हमने 13 ग्रुप में देखा था एल्यूमिनियम और गैलियम का सेम होता है, इंडियम और थैलियम का सेम होता है, बट जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या कह सकते हैं ऑर्डर है ना, वो इस तरह का आता है कि भाई बोरोन के लिए सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम के लिए, या इसमें देखिए गैलियम का ज्यादा देखने को मिलता है हमें एल्यूमिनियम के लिए, फिर गैलियम का वापस हम नॉर्मल पे आ गए कि भाई गैलियम का इंडियम से ज्यादा है, और फिर ये भी हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि इंडियम का थैलियम से ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है ऑफ यू कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज साइज इन डी ब्लॉक। अब देखो साइज इन डी ब्लॉक भी हमने देखा था ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 4d का 5d के इक्वल होता है, बट IE का ऑर्डर क्या आता है कि 3d का 4d से कम है और 5d का और थोड़ा सा ज्यादा होता है 4d से। अभी हो क्यों रहा है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज में डिक्रीज आता है, इसी वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं है। और अक्रॉस द पीरियड, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया अलोंग द ग्रुप, अब अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, चेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटर मोस्ट शेल। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है np3 के लिए ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू np4। अब ये क्या होता है, क्योंकि हाफ ने देखा होगा, हाफ फील्ड या फुली फील्ड जो सबशेल्स होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है काफी स्टेबल होता है, तो इस वजह से np3 का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो ज्यादा होगा np4 से, और वैसे ही ns2 का ज्यादा होगा ns1 से, क्योंकि यहाँ भी ये कंप्लीटली फील्ड हो गया और पेनिट्रेशन इफेक्ट भी अप्लाई कर रहा होगा। ओके, now next point is, if charge and outermost shell are same, then inert gas configuration has maximum ionization enthalpy। ये ध्यान रखना, ये काफी important point है। और ionization enthalpy is directly proportional to Z effective। Ionization enthalpy values in lanthanoids from Ce to Lu generally increases because Z effective increases, और ionization values increases on moving left to right in 3D except interval 2 6 7। तो ये इन जो तीन पॉइंट है ना, इनके अंदर भी आपके बाकी के जो एक्सेप्शंस है अलोंग द पीरियड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो कवर हो जाते हैं। देखो अब जैसे 3D सीरीज का आ गया, उसने क्या बोला था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज एक्सेप्ट इंटरवल्स थ्रू 2 6 एंड 7। तो देखो हमें बस 2 6 और 7 के बीच में देखना है। 2 में जो है हमारी ये इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज कर गई, 6 में इंक्रीज कर गई, 7 में इंक्रीज कर गई। ये देखिए सिर्फ ये जो तीन इंटरवल्स है इनमें हमारे पास उल्टा ऑर्डर देखने को मिल रहा है इन 3D सीरीज। Okay, now application of ionization potential। तो पहला application है number of valence electrons। Huge jump in a particular value of ionization enthalpy indicates the electron is being ionized from a n-1 shell। जस्ट देखो यहाँ पे जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के हमें डेटा में एक बहुत बड़ा ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है आई2 और आई3 के बीच में। तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि भाई यहाँ दो वैलेंस शेल, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, और उसके बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करा है ना, वो एक n-1 सबशेल से रिमूव करा है। तो ये एक इसका एप्लीकेशन हो जाता है। दूसरा एप्लीकेशन हो जाता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। डिफरेंस बिटवीन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर वो ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। मेटालिक कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि यार देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करने की टेंडेंसी जो है वो कम है, बस यही है इसका सिंपल सा रिलेशन। अब हम नेक्स्ट हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर जाते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। So the amount of energy released when an electron is added into outermost shell of a gaseous isolated atom is electron affinity। ठीक है, समझ आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। हमने कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है और उसके अंदर जो है एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन ऐड करा है उसके वैलेंस शेल में, तो जो एनर्जी आप कह सकते हैं रिलीज होगी ना, वही होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एनर्जी रिलीज्ड इज रिक्वायर्ड एक्सटर्नली ओनली फॉर 4 स्पीशी। अब देखो जो बाकी की स्पीशीज होगी ना उनमें तो एनर्जी जो है रिलीज हो रही होगी जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, पर सिर्फ ऐसी 4 स्पीशीज है जिनके लिए अपने को एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ती है टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। और ये कौन सी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैसेस। बस ये 4 स्पीशीज है जिसमें अपने को एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और कुछ नहीं होता है, दोनों ही एनर्जीज होती है, बट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, इट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव फॉर मेजॉरिटी स्पीशीज एक्सेप्ट दीज फोर, क्योंकि इनके लिए तो हमें एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी पड़ती है एनर्जी। और आफ्टर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली फ्रॉम सेकंड इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच ई जी ऑनवर्ड्स दे आर पॉजिटिव। तो होता क्या है ना, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तब तक की हमारी जो एनर्जी है
वो नेगेटिव होगी, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जीज है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ जो इनकी क्या कह सकते हैं साइंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। अब देखो जैसे हमें यार एग्जांपल दे रखा है Cl2 गैस है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करा है, तो हमें 348 किलो जूल देखने को मिली है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, -348 किलो जूल पर मोल। अब वैसे ये बाकी के भी एग्जांपल्स हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा, जैसे नियॉन हो गया, ही है हमारा हीलियम हो गया। तो इनके लिए देखो हम एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ी थी, तो इस वजह से जिनका डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आता है, सिर्फ इन्हीं स्पीशीज के लिए जो चार स्पीशीज ऊपर डिस्कस करी थी। अब फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। ओके, तो ये भी ध्यान रखना कि भाई पॉली नेगेटिव यानी कि हमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जिन भी स्पीशीज में ऐड करना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा प्रोसेस एंडोथर्मिक ही होगा। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अक्रॉस द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ऑलराइट, एक्सेप्शन यहाँ देखने को मिलता है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ऑफ ग्रुप 14, इट इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 15 ड्यू टू लार्जर शेल्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन। बस इसका ध्यान रखना। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमें ऑर्डर दिया गया ग्रुप 14 एंड 15, तो इसमें ग्रुप 15 वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो शेल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कम रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन से। अब अक्रॉस अ पीरियड चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी स्पीशीज इज एंडोथर्मिक। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाने से पहले कि भाई ये वाली जो स्पीशीज है इनमें अपने को एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये एंडोथर्मिक होगी, और बाकी के लिए जो होती है एक्सोथर्मिक होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ NS1 इज ग्रेटर देन NP1, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ NP2 इज ग्रेटर देन NP3। और फोर्थ हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ओके, सो ये हमें रिलेशन देखने को मिलता है बिटवीन दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम डिस्कस कर रहे होंगे कैटायंस और एनायंस की। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, वो तो उसके एटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल होती है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है न्यूट्रल एटम की, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की इक्वल होती है किसके, एनायन की। तो ये जो हमारे रिलेशन है, ये दो रिलेशंस को आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब हमारी लास्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या है, इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सीधी सी बात है भाई, ये कोवेलेंट बॉन्ड में डिस्कस हो रही होगी। तो होता क्या है ना, मान लो ये हमारा एक मॉलिक्यूल है और ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है, और इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है दो इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, इन दोनों के बीच में इस तरह से शेयरिंग हो रही है दो इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या होगा ना, एक पर्टिकुलर एटम होगा, अगर ये दोनों सेम एटम्स नहीं है, ये दोनों अलग अलग एटम्स है, ए और बी, इनमें से किसी एक एटम के पास ज्यादा टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देम। तो जिसकी भी तरफ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंक्लाइंड होगा, उसको हम कहेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो यही इसकी डेफिनेशन थी कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड नहीं करती है। अब कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे करेंगे, इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, or in a group is inversely proportional to size. Among isoelectronic species क्या होगा, is directly proportional to positive oxidation state and inversely proportional to negative oxidation state. Also electronegativity is directly proportional to percentage S character. अब ये वाला टॉपिक मैंने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करा था, तो अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें जाके देख लीजिएगा। लेक्चर 1 में जब मैंने VBT पढ़ाई थी, तब मैंने ये डिस्कस करा था इन द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Sp इज मोर देन Sp2 एंड इज मोर देन Sp3। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, उतना ही ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और बॉन्ड पोलैरिटी पे भी कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है, ये ए और बीच के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा उनकी बॉन्ड जो है वो पोलर होगी। ओके, एंड बॉन्ड पैरामीटर्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। ओके, और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो ये बॉन्ड पैरामीटर्स का भी आप एक बार रिलेशन अच्छे से देख लेना। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किसी भी ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड का, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर शो कर रहा होगा। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर। ये था हमारा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड। इसके जो भी नोट्स है देखिए, आपको ये नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो आई होप आप सबने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल कैम्प्रिक्स फॉर मोर सच लेक्चर्स। ओके।